स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल और आज 3 धमाकेदार मुद्दे आपके सामने। किसान पर, अन्नदाता किसान पर पुलिसिया जुल्म और दुख की बात यह कि एक किसान की मौत और मीडिया में चर्चा तक नहीं। मुद्दा नंबर 2, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त लताड़। क्या यह लोकसभा चुनावों के लिए मिसाल होने वाली है? और मुद्दा नंबर 3, सीट शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह पर इंडिया गठबंधन के लिए बात बनती दिख रही है। क्या यह भविष्य के लिए उम्मीद है? ये तीनों मुद्दे होंगे, मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे किसान आंदोलन से। जी हां, शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से टकराव हुआ, जिस तरह से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई युद्ध चल रहा है। 23 साल के एक किसान, एक युवा किसान की मौत हो जाती है। शॉकिंग बात यह है कि उस खबर को पूरा गोदी मीडिया छिपा देता है। यही नहीं, हरियाणा पुलिस यह भी दावा करती है कि कोई किसान नहीं मारा गया है, और वो अब भी उसी बात पर बनी हुई है क्योंकि उसके ट्विटर पर उसने कुछ अपडेट नहीं किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस, हरियाणा पुलिस इस कदर बल प्रयोग कर रही है और दूसरी तरफ मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। यह हो क्या रहा है? क्या इस लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार नहीं है? क्या इस मुद्दे का पंच? शुरुआत करेंगी भाषा। अभी साथ जैसा कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो जलियांवाला बाग कांड की याद दिला रहा है। मुझे लगता है कि जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था तब कम से कम जो मीडिया था, जो अखबार थे, वो लिख रहे थे कि ये जुल्म हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का कॉरपोरेट मीडिया, गोदी मीडिया पूरी तरह से किसानों को ही खलनायक बता रहा है, और इससे बड़ी त्रासदी भारतीय लोकतंत्र और भारतीय मीडिया के लिए कुछ और नहीं हो सकती है। अभिसार क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि साफ तौर पर एक लोकतंत्र के अंदर प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन को क्रिमिनलाइज किया जाएगा। इस देश का लंबा इतिहास रहा है प्रदर्शन का। सत्याग्रह हमारी आत्मा का हिस्सा है, मगर उसे ही खत्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ खबर को ही दबा देना, यानी कि सरकार की दोहरी रणनीति, दबाओ और खबर को सामने आने भी ना दो, यह सरकार का पंच है। क्या है इस मुद्दे का पंच? बताएं मुकुल। सरकार ने सीधे सीधे अपने नागरिकों, अपने किसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पिछली बार जो तपस्या में कमी रह गई थी वो शायद इस बार पूरी कर दी जाएगी। लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि उसका मुकाबला मेहनतकश जनता से है और उसे टकराव की बजाय बातचीत और हल की तरफ जाना चाहिए। बहुत वाजिब बात कही आपने कि इस बार तपस्या में कमी रह गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक किसान की मौत होती है, शुभकरण सिंह की, 23 साल का किसान। वो खबर पूरी तरह से गायब। भाषा, अरे कम से कम किसानों पर ही दोष मढ़ देते जी। ये कह देते उन किसानों की वजह से उस युवा किसान की मौत हुई है, मगर इन बेशर्म मीडिया वालों को देखिए, पूरी तरह से इस खबर को खा गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। ये देखिए, रिपब्लिक भारत, एमएसपी की लड़ाई उपद्रव तक आई, किसानों का संग्राम, पुलिस हुई परेशान, शंभू बॉर्डर पर ऐलाने संग्राम, इस तरह की खबरें चल रही थी। और देखिए, इस पूरी खबर में अगर आप देखिए, सुबह से लेकर शाम तक पूरी जो खबर चल रही है उसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि दरअसल यह किसान नहीं, ये उपद्रवी हैं, यह युद्ध करना चाहते हैं। वहां पे किसानों से सवाल पूछा जा रहा है कि आप जेसीबी क्यों लाए हैं, आप इस तरह के टीयर गैस से बचने के लिए बड़े बड़े चश्मे क्यों पहने, यह बता के कि वो तैयारी से आए हैं। यानी ये सारा का सारा मीडिया यह चाहता था कि किसान बिल्कुल निहत्ते आए, जैसे निहत्ते वो आ रहे थे, मतलब आंखों को कवर करने के लिए भी कुछ ना करें, क्योंकि पिछली बार तो ड्रोन से आंसू गैस गिराए गए थे। इससे दरअसल अभिसार एक माहौल बनाने की कोशिश थी कि किसान ही दोषी हैं, और लगातार खबर चल रही थी कि किस तरह से जाम लगा हुआ है, किस तरह से कौन कौन तत्व घुसे हुए हैं। एक तरह से किसानों को विलेन बनाने के साथ साथ आप देखिए, जो सबसे बड़ी घटना थी, जिस तरह से दौड़ाया गया, जो फुटेजेस आए हैं वो डरा रहे थे। और मुझे वाकई लग रहा था जब शिवसेना के नेता आज उसे कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग कांड की याद दिला रहा है, और उस समय वो कह रहे हैं कि उस समय जनरल डायर था, आज जनरल कायर है, तो किसानों से आप बात नहीं कर सकते। जबकि विदेश की जो खबरें हैं, वहां पर ट्रैक्टर लेकर किसान पार्लियामेंट तक जा रहे हैं। अरे आने दीजिए भाई, वो आपके लोग हैं, आपको चुनते आए हैं, उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का। आप जानते हैं, मुझे सबसे हंसी इस बात की आ रही थी कि वो किसान अगर
जेसीबी ट्रैक्टर को लेकर आ रहा है तो उसे आतंक के प्रतीक के तौर पर मीडिया पेश कर रहा था तमाम न्यूज चैनल्स में कि देखो जेसीबी लेकर आ गए। अरे इसी जेसीबी की जय जयकार तुम करते थे जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और नहीं, यही नहीं, हम ना भूलें कि जहांगीरपुरी में जब चलाया जा रहा था जेसीबी तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसी जेसीबी पे खड़े होकर शोज कर रही थी। और आज अगर वो किसान शांतिपूर्ण तरीके से उसको लेके आगे बढ़ रहा है तो तुम उसे बिल्कुल टारगेट कर रहे हो। बुलडोजर न्याय जो इन्होंने एक शब्दावली दी थी, वो बुलडोजर न्याय का मुकाबला एक तरह से किसान कर रहे हैं। तो पर मैं एक बात कहना चाहता हूं अभिसार और भाषा, ये बड़ा खतरनाक इस समय सरकार और मीडिया ने लाइन ली है। ये एक बंटवारा कर रहे हैं, पहले भी करने की कोशिश की, इस बार भी पंजाब हरियाणा एक तरह से बता रहे हैं कि पंजाब के किसान हैं, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकारें आपस में टकरा रही हैं, टकराव दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ एक पूरी सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है खालिस्तानी बताकर, और इसकी गूंज आपने बंगाल में भी सुनी बिल्कुल कि एक ऑफिसर को जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है उसे खालिस्तानी कहकर नहीं। और पता है क्या मुकुल, आप भी तो संदेश खाली में प्रदर्शन करने गए थे, जो आपका अधिकार है। बिल्कुल, उसके लिए कोर्ट पर आप बैठे, आप लड़े, आप आगे बढ़े, तो लगातार जहां ये विपक्ष में है वहां तो ये पूरा हंगामा मचा देते हैं और उसे अपना अधिकार बताते हैं, लेकिन दूसरों को। और मेन बात यह है कि वो दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली आ रहे हैं बात करने, आप उन्हें आने दीजिए। आप कोई बीच का रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन आपने बीच का रास्ता निकालने के बजाय रास्ते में ही दीवारें खड़ी कर दी। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा खतरनाक है और एक बंटवारा पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये नागरिक कोई और है। यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि मामला सारा पंजाब का बनाया जा रहा है, लेकिन जबकि उसी दिन उत्तर प्रदेश में सारे जो जिलाधिकारी हैं उनके ऑफिसेस के सामने प्रोटेस्ट हुआ, लोग ट्रैक्टर लेकर गए और टिकैत ने कहा कि सब जगह प्रदर्शन होगा। मैं इसको देखिए, मुझे जो इसमें ना, जो बार बार मुकुल भी इसका जिक्र कर रहे हैं और मैंने भी अपने पंच में इस बात का जिक्र किया कि देखिए, आंदोलन को क्रिमिनलाइज करना ये अपने आप में कितना खतरनाक है, इस पर हमें गौर करना पड़ेगा। 2014 से पहले अन्ना बैठते हैं रामलीला मैदान में, अरे अगर आपको लगता है कि वो सड़क पर ना बैठे, मैंने उस वीडियो को देखा था कि पोलैंड में किसान प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, चलिए वो सड़क ना रोक रहे हो तो कहिए फिर किसानों को रामलीला मैदान में बैठने दीजिए, आप वो भी नहीं अलाउ कर रहे हो। मैं कह रही हूं 2 दिन वो आपके लिए रुक गए, आपने कहा कि वार्ता हो रही है, 2 दिन उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया, 2 दिन बाद फिर वो वापस आए। और दूसरी बात अभिसार कि आप ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं जैसे वो दूसरे देश से आई हुई सेना है जो इधर आ रही है, जबकि जो मीडिया है जिस तरह से सुबह से चला रहा था कि इनके पास ये है, इनके पास वो है, तभी मुझे डर लगने लग गया था कि ये सारा माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे युद्ध छिड़ा हुआ है और दिल्ली एक सीमा, एक अलग देश है। इसमें यह भी नोट करने वाली बात है कि ये कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है। 2021 में उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन स्थगित हो गया था और इस वादे के साथ हो गया था कि ये मांगे पूरी की जाएंगी, सरकार इस पर सहमत हो गई थी। 2021 से 2024 आ जाता है, इस दौरान भी वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, मैंने पहले भी इस बात को कहा था। तो सरकार क्यों नहीं जागी, क्यों नहीं बात की, क्यों नहीं कोई गारंटी लेकर आई? क्योंकि मोदी गारंटी जब पूरे देश में चली तो किसानों को क्यों नहीं मोदी गारंटी मिलनी चाहिए? मैं देखिए, मुझे एक और चीज जो बहुत खतरनाक लग रही है, आपने जिक्र संदेश खाली का किया था, वहां पर कितनी आसानी से खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है एक आईपीएस रैंक के ऑफिसर के लिए, और कोई माफी नहीं मांगता, कोई माफी नहीं मांगता। पूरा एक प्रचार चलता है कि नहीं साहब ये एडिटेड वीडियो है, और वीडियो किसका है साहब? न्यूज 18 का है, अंबानी का न्यूज चैनल है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, एक तरफ हम संदेश खाली में वो देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आपको याद होगा पिछले जब पहली बार प्रोटेस्ट हुआ था तो बाकायदा एफिडेविट में सरकार ने कहा था कि आंदोलन में खालिस्तानी का प्रवेश हो गया है, अर्बन नक्सल। कितनी आसानी से इन शब्दों का इस्तेमाल, मुझे लगता है ये बहुत खतरनाक खेल सरकार खेल रही है। मुझे लगता है बहुत सुनियोजित है अभिसार, ये ऐसा ही नहीं कि ऐसे ही ये चीजें आ जा रही है, ऐसे ही मीडिया बोलने लग जा रहा है और ऐसे ही सत्यपाल मलिक के यहाँ सीबीआई पहुंच जाती है। ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं क्योंकि इसमें मैसेज बहुत साफ है कि जो किसानों के पक्ष में बोल रहा है, जो मजदूरों के पक्ष में बोल रहा है, क्योंकि सिर्फ किसानी की मामला नहीं है। हम हमेशा देखते हैं कि खास तौर से किसान के साथ साथ जब भी मजदूर खड़ा हुआ है, जो 16 तारीख का पूरा प्रोटेस्ट था यहाँ पर, आप देखिए कि सबको उपद्रवी मानते हैं और एक मिडिल क्लास सिंड्रोम पैदा कर दिया गया है जहां आंदोलन करना अपराध है। वही बीजेपी तमाम गैर बीजेपी इलाकों में जाकर, राज्यों में जाकर आंदोलन करती है, अफरा तफरी मचाती है और वो बहुत नॉर्मल होता है और सब लाइव कवरेज करते रहते हैं। नेता टी राजा सिंह महाराष्ट्र में घुसकर भड़काऊ बयान देते हैं,
आखिरकार उनके प्रशासन को उनकी सभाओं को अनुमति देने से इनकार करना पड़ता है। आप दूसरे राज्यों की बात कर रहे हैं, उनके अपने राज्यों में टी राजा सिंह देखिए किस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं। मगर मैं यहां पर जो बात आपके सामने पूछना चाहता हूं कि एक तरफ देखिए आप बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा है, हिंसा है। आप देख रहे हैं किसान के लिए कितनी मुश्किल भरी चुनौती है ये। वो करे तो करे क्या, वो दिखाई दे रहा है उसको कि ये सरकार संजीदा नहीं है, ये सरकार उसकी जान की दुश्मन तक बनी हुई है। जो शहीद जिसे कह रहे हैं किसान, और शहीद हुआ है वाकई जो किसान नौजवान, उस पर भी कई लाख का, करीब 18 लाख का कर्ज बताया जा रहा है। यानी कितनी मुश्किलों में कर्ज में वो हैं, वो खेती कर रहे हैं, खेती का दाम नहीं मिल रहा। तो जो एमएसपी है, तो अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो भारत रत्न स्वामीनाथन को देने का मतलब या चौधरी चरण सिंह को देने का मतलब ये है कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिया जाए, तब है भारत रत्न, वरना कोई मतलब नहीं है। और देखिए ना, इसीलिए स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन कैमरे पर आके तमाम लोगों को संबोधित करती हैं सरकारी आयोजन में और कहती हैं कि आप किसानों को आतंकवादी और अपराधी कैसे समझ सकते हैं, आपको इनसे बातचीत करनी होगी और इनकी मांगों को सुनना होगा। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, और किसानों के लिए आप देखिए जो जिक्र किया एक चीज हम, मुझे लगता है हमें बार बार यह भी बोलना चाहिए कि ये पहली बार है अभिसार जब ड्रोन का इस्तेमाल किया गया आंसू गैस छोड़ने के लिए। तो आप देखिए, जिस ड्रोन के बारे में मोदी जी कह रहे थे कि किसानों को बहुत राहत हो जाएगी, आलू पहुंचा सकते हैं, ये हो सकता है, उसका पहला इस्तेमाल और पहला प्रोटेस्ट है जहां पे ड्रोन से आप आंसू गैस करते हैं और एक हमारे सामने आता है कि किस तरह से लोग घायल हैं। पैलेट गन का भी आरोप लग रहा है। किसान कह रहे हैं कि पैलेट गन भी चलाई जा रही है। किसान जख्मी हुए हैं, बहुत सारे कुछ लापता भी हैं, कई जख्मी हैं, कई अस्पतालों में हैं, लेकिन इसका कोई ब्यौरा नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी कई चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। मसलन प्लेन क्लोथ्स में लोग वहां खड़े हुए रहस्यमय किरदार, कौन है वो? क्या वो पुलिस का हिस्सा है? क्या वो प्राइवेट मिलिशिया? यह आरोप भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं जिस तरह से हिंसा वहां पर है, तो पूरी एक तैयारी लग रही है। बड़ा सवाल ये, प्रधानमंत्री क्या उनसे बातचीत नहीं कर सकते? अरे राजनीतिक तौर पर आप ही को तो फायदा मिलेगा। ये किस तरह का अहंकार है, ये किस तरह की हठधर्मिता है? वही जो मैंने पहले कहा कि पिछली बार उन्होंने जब कानून वापस लिए, कहा मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। इस बार वो कोई कमी नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सामने है, तो वो इसे बिल्कुल कुचल देना चाहते हैं। वो बातचीत के रास्ते में वो नहीं चाहते कि कोई कहे, जैसे पिछली बार भी कहा मोदी नहीं झुकता। और अभी सर मुझे लगता है कि इस बार जो अहंकार है वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा हुआ है, और इसीलिए वो विभाजन कर रहे हैं कि ये कुछ किसान है, बाकी किसान नहीं है। और साथ ही साथ देखिए कि उसी के साथ साथ आप किसानों से बात नहीं करते, आप गुजरात जाकर एमएसपी और गन्ने की बात करते हैं। ये इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है? तो ये इंडिया की बात में हमारा पहला अहम मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। आपको याद है लोकतंत्र का किस तरह से मजाक रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि बीजेपी का सदस्य भी है, अनिल मसीह, उसने किस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया था। अब उस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो साझा उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया है। मगर क्या इससे भविष्य के लिए एक नई मिसाल, एक नजीर कायम होगी? क्या इस मुद्दे का पंच शुरुआत करेंगे मुकुल? अभिसार, मेरा कहना है कि चंडीगढ़ चुनाव पर जो फैसला है उसका सबक जो है वो उम्मीद भी जगाता है, लेकिन डर भी पैदा करता है। उम्मीद इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया, डर इसलिए कि लोकसभा चुनाव जिसमें 97 करोड़ 97 करोड़ मतदाता हैं, ये 36 वोट का मामला था, उसमें कौन निगरानी करेगा, कौन निगहबानी करेगा अगर वोट की चोरी होती है तो? भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हत्या कैमरे पर हो रही है, और मिलॉर्ड ने देखा और यहां रोकने की कोशिश की। लेकिन 2024 में जो संकट है वो बहुत गहरा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग कैसा है और उसमें क्या क्या तब्दीली मोदी जी ने की है। लिहाजा अब सबसे बड़ा सवाल कैमरा, बैलेट, ईवीएम और वीवीपैट का है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। वो पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा है, विपक्ष से संवाद नहीं कर रहा है। यह फैसला तो जरूर आया, मगर आप और हम जानते हैं कि व्यवस्था किस तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से भाजपा के नेताओं के तौर पर नेताओं के लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावों में हमने उसकी मिसाल देखी। इसीलिए यह फैसला महज एक अपवाद दिखाई देता है। मुकुल, आपने देखा
फैसला आया था उससे पहले देखिए इन लोगों की खुराफात दिमाग की किस तरह से है। 3 आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो छलांग मार गए थे, इस्तीफा भी दे दिया था मेयर चुनावी ने। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मेरिट्स पर फैसला हुआ, जो कि हुआ भी, तो उनके खिलाफ जाएगा। तो साहब आप पहले ही इस्तीफा दे दो, ताकि अगर दोबारा चुनाव कराए जाएं तो आपके पास संख्या गणित के हिसाब से 19 पार्षद हैं, इंडिया गठबंधन के 3 कम हो गए। खुराफात देखिए जी, खुराफात में प्लानिंग देखिए। कैलकुलेशन पहले भी ये था, जब 8 वोट रद्द किए गए थे तब भी कैलकुलेशन ये था कि हम जीत जाएंगे। अब 3 लाए गए, केवल 3 लाए गए। उन्हें ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट क्योंकि सख्त है तो दोबारा चुनाव का फैसला दे दे, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट ने बाजी पलट दी। हॉर्स ट्रेडिंग का मामला उसके सामने आ गया, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये था कि मैं अब भी इसे आधा अधूरा फैसला समझता हूं। क्यों? क्योंकि हर भ्रष्टाचार में एक नियम है कि लाभार्थी कौन है, लाभार्थी पर फैसला और सजा होनी चाहिए। उसे संबोधित नहीं किया जा रहा है, महज अनिल मसीह जो एक मोहरा है। वो तो चुनाव अधिकारी अपने लिए थोड़ी वोट की चोरी करेगा, उसे क्या होगा, वो थोड़ी जीत रहा है। जो लाभार्थी है उस पर फैसला, उस पर अंकुश, उस पर कमेंट तक नहीं आया, तो मुझे थोड़ी सी भाषा मुकुल कह रहे हैं कि भाई ये आधा अधूरा फैसला है, या पूरी तरह से वो उससे सहमत नहीं है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐतिहासिक फैसला, बिल्किस बानो पर भी सख्त तेवर अपनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और अब ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव। क्या ये कहना सही होगा, हालांकि आप और हम उस पर पहले भी टिप्पणी करते रहे, कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ही सही मायनों में लोकतंत्र के लिए आखिरी उम्मीद बनी हुई है, या आपको लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहे हैं? अगर मैं देखिए हमारे पास उस पर उम्मीद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में बाकी जो खंबे हैं वो तो लमलेट हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिक्कत दिखाई दे रही है अभी साथ, कि जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जो क्रिटिकल मुद्दे हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला भी मसला 6 साल आपके पास रहा, लेकिन 6 साल में आप नवंबर में रिजर्व करते हैं, 5 विधानसभा चुनाव हो जाने देते हैं और तब होता है। मेरा मानना है कि आप यही फैसला मिलॉर्ड महाराष्ट्र में भी कर सकते थे। हॉर्स ट्रेडिंग वहां पर भी हो रही थी, बाकी और राज्यों में जहां सरकारें तब्दीली हुई वहां भी हो रही थी। लेकिन कम से कम एक संदेश जाना 2024 में बहुत जरूरी है कि इतना खुला खेल नहीं हो सकता। चुनावी बॉन्ड में भी जो फैसला आया, मैंने उसकी तारीफ की, लेकिन वहां भी लाभार्थी कौन है, क्या नीतियां बदली गई, उन पर अगर कुछ एक्शन नहीं होगा तो वो फैसला भी जेनेरिक कमेंट किया गया कि भाई उद्योग घराने जो पैसा देते हैं उस पैसे के बदली पॉलिसी मेकिंग में उन्हें फायदा मिलता है, इस तरह की बातें। फायदा मिलता है, यहाँ एक जिक्र करूंगी, हमें फॉलियस नरीमन को भी याद करना चाहिए, अभी उनका देहांत हुआ। तो वो जिस तरह के कानूनविद व्यक्ति, और उन्होंने कहा था कि जब इस तरह का अकूत बहुमत होता है तब किस तरह से नियम कायदे कानून सरकार बदलती है। और आप देखिए वही तरीका सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से करा, क्योंकि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से इंगेज करते हुए बोल रहे थे कि आपको एक स्टैंड लेना होगा, नहीं तो लोकतंत्र में आपकी साख नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि चंडीगढ़ मेयर चुनावों में जो हुआ, और मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमने देखा खुलेआम कैमरे पर, मीडिया का एक धड़ा तो उससे भी जस्टिफाई कर रहा था। जी जी बिल्कुल, बाकायदा शो किए गए। गुल्लू ने बाकायदा शो किया था कि नहीं साहब सिर्फ 8 पर नहीं 20 के 20 पर उन्होंने जो है दस्तखत किए थे। आपको लगता है खास तौर से जब क्लोज कॉन्टेस्ट होंगे, हमने बिहार विधानसभा चुनावों में भी 4 साल पहले देखा था, वहां पर ये जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे ये जो टोटली एक तरफ नतमस्तक अधिकारी होंगे, उनका खतरनाक किरदार सामने आएगा। यही है सबसे बड़ा खतरा, और मुझे लगता है कि इसे सभी विपक्षी पार्टियों को भी एड्रेस करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या रणनीति बनाए। क्योंकि देखिए रणनीति नहीं बनाएंगे तो हर चीज अभी सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं हो सकती। एक राजनीतिक दल है, एक हमारी व्यवस्था है लोकतंत्र की, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि निगहबानी उस पर नजर रखना, क्योंकि वोट चोरी तो ये एक आरोप लगता रहा है और लोगों को शक भी है। बहुत से लोगों ने बताया कि उनका वोट किस तरह से उन्होंने दिया, किसे पहुंचा या क्या दिखा। तो ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है। एक मिनट भाषा, ये जो मुद्दा इन्होंने उठाया है बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए विपक्ष भी मुद्दा उठा रहा है कि भाई ईवीएम्स, चलिए ईवीएम हैकेबल है नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, मगर कम से कम वीवीपैट जो जायज डिमांड है कि भाई आप वोट करते हैं तो मैं चेक कर लूं मैंने किससे वोट किया है, और वो वीवीपैट की पर्ची को मैं एक बक्से में डाल दूं, ताकि कभी कोई विवाद पैदा हो तो उसका मिलान हो सके। बिल्कुल, जैसे अंतिम नतीजा। और ये चुनाव आयोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। एक मिनट, और यही नहीं, ना सिर्फ तैयार नहीं है, आप विपक्ष से संवाद करने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ये कर रहा है भाषा। क्योंकि देखिए चुनाव आयोग कहां खड़ा है और चुनाव आयोग किस तरह से मैनिपुलेटेड है, मुझे लगता है इसको लेकर संदेह अब लोगों में भी नहीं रह गया, बहुत क्लियर है। इसलिए 2024 की लड़ाई बहुत तगड़ी है, क्योंकि बिल्ली की गली में
गले में घंटी कौन बांधेगा? वीवीपैट की डिमांड उठ रही है, लगातार इस पे बात हो रही है कि भाई ईवीएम वोट और रिजल्ट में डिफरेंस है। इवन जो पोस्टल बैलेट खोले जाते हैं, हमने मध्य प्रदेश में देखा, आपने बिहार का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में घटना सामने आई थी ना कि पहले कैसे खोल दिए गए थे, विपक्ष का कोई लीडर वहां नहीं था। यानी 2024 में ये बहुत कठिन राह होने वाली है विपक्ष के लिए। सारा सिस्टम मुझे यही इस समय बीजेपी के पक्ष में है। यहाँ तो बैलेट पेपर थे और कैमरा था, तो पकड़ में आ गया और दोबारा गिनती हो गई। अगर कैमरा ना हो और बैलेट पेपर ना हो तो वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो आप वोटिंग दे देते हैं ना, तो वो जो ईवीएम की मशीन्स होती हैं वो चुनाव आयोग की निगरानी में नहीं होती है, वो होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। वो केंद्र सरकार जिसे बीजेपी चला रही है। यही नहीं, ईवीएम का जो सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड चुनाव आयोग को भी नहीं पता होता, वो उन इंजीनियर्स को पता होता है जो बीईएल जैसी कंपनियों में काम करती हैं, जो ईवीएम्स बनाते हैं। वो बीईएल जिनमें भाजपा के सदस्य मौजूद हैं, डायरेक्टर के पद पर हैं। मगर यहां पर जो मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं, और मुकुल ये मेरा आखिरी सवाल इस मुद्दे को लेकर होगा कि देखिए, व्यवस्था पारदर्शी नहीं है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। चाहे जो नौकरशाह जिनकी निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे आपके वीवीपैट का मुद्दा हो, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। भाजपा इस व्यवस्था को नहीं बदलेगी क्योंकि इस व्यवस्था से उसे फायदा है। लंबे समय से तो इसका मतलब यह कि यह व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक सरकार ना बदले। जी, चुनाव सुधार की तरफ ये सरकार बिल्कुल उत्साहित नहीं है, वो नहीं चाहती चुनाव, उसका ये सुधार यही सुधार है। पर मैं कह रहा हूं कि इसी में से रास्ता निकालना है, क्योंकि चुनाव सामने, अब कुछ नहीं बदलने वाला। तो कैसे हो, जैसे दिल्ली में आम आदमी ने अपनी वोटों की निगरानी की, जैसे और जगह वोटों की निगरानी की गई है। निगरानी की व्यवस्था 24 घंटे जब तक वो उसमें है। एक ही तो हमारे यहाँ बहुत लंबा चुनाव हो जाता है। अब अप्रैल में शुरू होगा, पता चला मई में चलेगा, कई एक राज्य में कई फेज में चुनाव होता है। वोटों की निगरानी करना छोटे दलों के लिए सेवेजेस हो जाते हैं एक राज्य के, तो वो निगरानी भी मुश्किल हो जाती है। पता चला 1 महीने से वोट पड़ा है वहां, वो आप दूसरे राज्य में बिजी हैं, तब तक कुछ हो सकता है। तो ये आशंकाएं हैं, ये आरोप हैं, और इसका निराकरण होना जरूरी है। इसलिए विपक्ष को, और देखिए, इसके लिए बहुत साफ है अभिसार कि बड़े पैमाने पर लोगों को अपने पक्ष में उतारकर वोट डलवाना, ये जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है, अगर ये विपक्ष की पार्टियां नहीं करेंगी अभिसार, कि आपके पास एक गारंटी हो, एक नेटवर्क हो जिसमें बीजेपी अभी अव्वल नंबर पर है, तो वो उसको चैलेंज वहां से करते कि यहाँ पर सिस्टम, देखिए सिस्टम अभी नाकामी विपक्ष की है ना, इसमें हम व्यवस्था की बात नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम सिस्टम की बात जो व्यवस्था है अभी, वो तो व्यवस्था बीजेपी के लिए बहुत माकूल है, उसमें वो क्यों तब्दीली चाहेगी? इसीलिए तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दोबदल करके अपना अध्यादेश और नया कानून ले आई। इन मुद्दों की भी बात करनी चाहिए कि किस तरह से पूरे के पूरे वोटिंग लिस्ट गायब हो जाते हैं, यानी कि लोगों के नाम वोटिंग रोल से खत्म हो जाते हैं। यह भी अपने आप में एक जो है चर्चा का मुद्दा है। मुझे याद आ गया आपकी बात सही। अभी हम गुजरात मॉडल बहुत करते थे। रामपुर मॉडल याद रखिए आप। रामपुर मॉडल वो था कि जिसमें वोट ही नहीं डालने दिया गया। उत्तर प्रदेश का रामपुर, जी, रामपुर में वोट ही नहीं लोग पहुंच पाए, उनके नाम ही नहीं थे और उन्हें जाने भी नहीं दिया गया। रोड ही रोक दी गई कि आप नहीं जा सकते। तमाम तरह का, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर ये ऐसा मॉडल कुछ चला तो फिर भैया रामराज रहेगा। चलिए, अब हम रुक करना चाहेंगे तीसरे मुद्दे का, और ये तीसरा मुद्दा बहुत दिलचस्प है दोस्तों। इंडिया गठबंधन में कम से कम 2 राज्यों में सीटों का बंटवारा दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में एक तरह से झटका लगा था। दिल्ली को लेकर खबर आई है, और वो खबर मैं आपको बता दूं क्या आई है। उस खबर के मुताबिक 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस। खबर क्या है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिल्ली गठबंधन के फॉर्मूले में आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक में चुनाव लड़ेगी। और कल ही खबर आई है उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और जो उसके छोटे मोटे घटक हैं। और यही नहीं, मध्य प्रदेश में भी खजुराहो में जो है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ पाएगी। तो ये एक तालमेल तो दिखाई दे रहा है, मगर क्या इससे बात बन पाएगी? क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। देखिए अभिसार, यह एक शुभ संकेत है, और यह शुभ संकेत जुड़ा हुआ है मणिपुर से लेकर मुंबई तक जो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे भी जो एक वेव पैदा हो रही है, या यूं कहिए वेव खुद जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, उसके साथ
यह जो मुद्दा है सीट बंटवारे का, जिसको लेकर बहुत एप्रीहेंशन था, बहुत डर था और लगातार कांग्रेस निशाने पर थी, मुझे लगता है अंदर अंदर जो बातचीत चल रही है उसका एक पॉजिटिव संकेत है, और खास तौर से दिल्ली का होना और उत्तर प्रदेश का होना, क्योंकि बिहार में तकरीबन मामला सेट है, लिहाजा एक बढ़ा हुआ कदम मुझे दिखाई देता है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि देर आए दुरुस्त आए। कायदे से यह सब आज से 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपका मुकाबला एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है जो पूरा एक भौकाल है, पूरा एक सिस्टम है, साम दाम दंड भेद से जीतना जानती है, एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। और ऐसे में अगर आप अपनी हट धर्मिता के चलते, अपने ईगो के चलते आप अगर गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं, आप जमीनी हकीकत को देख के गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं, और ये मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो ये अपने आप में बता रहा है कि आप इस लड़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि दिल्ली और यूपी से अच्छी खबर है, लेकिन मेरा कहना यह है कि हमें हमेशा अपने विपक्ष की ताकत का आकलन करना चाहिए और अपनी ताकत का आकलन, हमारी हैसियत, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, तभी हम लड़ सकते हैं। इसलिए सीटों पर एक दूसरे से खींचातानी की बजाय जल्दी से इस मुद्दे को पूरे देश में सुलझा लिया जाए 543 सीट पर, तभी कुछ भला होगा। तो भाषा एक तरह से स्पष्ट हो जाता है, कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता के लिए साफ है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं, गोदी मीडिया ने लगातार खबरें चलाई थी कि गठबंधन फेल हो गया है, नहीं हो रहा है, और वो एक असमंजस पैदा किया जा रहा है। मगर अब स्थिति साफ है, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। और यहां मैं बहन मायावती को भी खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि उनका भी निहायत ही रहस्यमय किरदार होता है, जिस तरह से वो कुछ सीटों पर लोगों को उतार देती हैं, जिससे विपक्ष को नुकसान पहुंचता है। तो प्रदेश की जनता के सामने पूरा जो है थ्योरी एकदम साफ है, इक्वेशन एकदम साफ है जी। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत क्रिटिकल भी है। बिहार में मामला तय है, क्योंकि वहां पर पलटू राम पलटी खा चुके हैं, तो महागठबंधन पुराने फॉर्म में मौजूद है, और तकरीबन जो खबरें आ रही हैं उसमें बता रहे हैं कि एक ब्रॉड सहमति बन गई है। तो हिंदी बेल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक सहमति बनना और सहमति के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और खास तौर से दिल्ली, मैं दिल्ली इसलिए बार बार कह रही हूं क्योंकि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि यहां पर सीधी टकराहट इन दोनों के बीच में थी, जिसका सीधा फायदा 7 सीटें भाजपा के पास अभी तक रही हैं, वहां पर अगर डेंट लगता है, और हम सब जानते हैं कि दक्षिण में तकरीबन एक समझदारी है केरल को छोड़कर, तो कुछ राज्य बच जाते हैं जहां पर अभी इंडिया गठबंधन को अपने मजबूत स्थिति करनी है। और ये बात सही है अभिसार कि अब 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर अगर ये पूरे देश का एक रोड मैप नहीं करते हैं, तब शायद इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होगी। इन्हें तुरंत ही पश्चिम बंगाल में भी हस्तक्षेप करके, बातचीत करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुकुल, मुझे जो एक और चीज यहां दिखाई दे रही है, आपने जिक्र किया था बिहार का। बिहार में तेजस्वी यादव अभी से उतर पड़े हैं जन विश्वास यात्रा के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी निगाह 2025 में, उस वक्त के विधानसभा चुनावों में, मगर चलिए उस वक्त भी हो, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा और उन्हें प्रतिक्रिया भी मिल रही है। एक तरफ सीटों का गठबंधन, अगर उसमें सकारात्मक पहलू, और दूसरी तरफ ये जो यात्राएं निकल जा रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, जैसे मीडिया बेशक कवरेज नहीं दे रहा है मगर वो भी किया जा रहा है। आपको लगता है ये जो दोहरी रणनीति है ये कामयाब साबित होगी? बिल्कुल, ये कामयाब होगी। मैंने हमेशा कहा कि यात्राएं हमेशा कामयाब होती हैं, वो भले किसी भी संदर्भ में हो। और यानी नेता अगर आपका सड़क पर उतर रहा है तो उसके एक माने हैं। तो चाहे राहुल उतरे, चाहे तेजस्वी उतरे, चाहे वो 25 का निशाना हो, चाहे वो 24 का ही हो, लेकिन इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। और मैं एक और बात जोड़ना चाह रहा था कि इंडिया अलायंस तो है ही, लेकिन और भी जो दल हैं, और मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है, क्योंकि यूपी में अभी कहा अखिलेश ने कि यूपी से ही बीजेपी आई थी और यूपी से ही जाएगी, क्योंकि एक बड़ी उसकी जीत यूपी में हुई थी। तो एक जनता की भी समझदारी, जो एक तो बीजेपी का वोटर है वो तो वहां जाएगा, जो लेकिन विपक्ष को देना चाहता है वो कैंडिडेट को भी देखेगा और ये देखेगा कौन मजबूत है। तो मुझे लगता है कि वो इंडिया अलायंस हो या बीएसपी हो या और जगह कोई भी, तो वहां भी वोट जा सकता है। इसलिए एक बाद का भी एक ब्रॉडर
अलायंस हो सकता है चुनाव। मैं भाषा आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको लगता है इन मामलों में राहुल गांधी को थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है? देखिए, एक तो कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत है, चीजें सेंट्रलाइज हैं। आपने लोगों को नियुक्त किया हुआ है, अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, मगर फिर जब ये बातचीत के लिए उतरते हैं तो कहते नहीं साहब प्रियंका जी करेंगी। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी जो घोषणा हुई है, ब्रेक थ्रू हुआ, उसमें भी प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है क्रेडिट दिया जा रहा है। मैं यहां पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ब्रेक ले रहे हैं मगर वो विदेश यात्रा भी जा रहे हैं क्योंकि उनको कहीं कोई भाषण देना है। अरे कम से कम अभी तो आप यहां रहिए, बात कीजिए अपने क्षेत्रीय दलों से। आपको नहीं लगता कि राहुल को थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है इस मौके पर? देखिए, मेरा ये साफ मानना है कि राहुल का एक्टिव होना और राहुल का जमीन पर उतरना दोनों बहुत जरूरी है। जो उन्होंने यात्रा शुरू की वो एक हिस्टोरिक पहलकदमी है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से निराश और हताश थी, अगर राहुल गांधी ये दूसरी यात्रा भी नहीं करते, पहली यात्रा जो उन्होंने की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उससे कांग्रेस है जिंदा, कांग्रेसियों को लगा, बाकी लोगों को लगा कि नहीं लगा। और दूसरा, ये मणिपुर वाली यात्रा भी बहुत चैलेंजिंग यात्रा है, अमेठी और बाकी हम सब फॉलो कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनके पास इस तरह के सलाहकार नहीं है या इस तरह के निगोशिएटर नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में निगोशिएट करने वाले बहुत जरूरी हैं। और आप देखिए जो तस्वीर दिल्ली से आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बैठे हैं। आप बात कर रहे हैं वहां दिल्ली में, आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप डिसेंट्रलाइज करिए, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तो जिम्मेदार हो। अब बंगाल में कौन बात करेगा? अधीर रंजन चौधरी तो बात नहीं कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि इसमें ये जरूरी है कि आप एक टीम के तौर पे ऑपरेट करें, लेकिन सेंट्रलाइज्ड होना आज की राजनीति की सबसे बड़ी खामी और सबसे बड़ी मजबूती है। हमारी टकराहट यहाँ पर भाजपा के साथ है। बीजेपी में भी देखिए सेंट्रलाइज है, वहां भी फैसला एक ही व्यक्ति लेगा, है ना। आम आदमी पार्टी में भी एक ही व्यक्ति लेगा। तो एक सेंट्रलाइज होने में एक जैसे कहा खामी भी है और खूबी भी है, ये उसके बिना काम नहीं चलता। नहीं, मगर भाषा ये कह रही है कि एक व्यक्ति फैसला ले। मैंने वो जयराम रमेश को सुना था, उनसे जब पूछा गया न्याय यात्रा के बारे में तो उन्होंने कहा ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। अरे भाई, तुम किस दुनिया में रहते हो यार? तुम राजनेता हो, तुम जब यात्रा करो इट इज पॉलिटिकल, यू आर नॉट एन एनजीओ। आप एनजीओ हो क्या? मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं उन्हें ऐसा मुगालते में है कि भैया हम एनजीओ चला रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि वो लेखक हैं और लेखक मंच चला रहे हैं। मतलब अजीब और गरीब किस्म के लोग भरे हुए हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि वो अब भी सरकार में है और उनका एक दबदबा है, वो अहंकार भी दिखाई देता है। जब आप अपने क्षेत्रीय दलों से बात करते हैं भाषा, तो वो अहंकार कांग्रेस में दिखाई देता है। त्यागिए, अब आप 2014 से पहले वाली कांग्रेस नहीं है। इन राज्यों में आप जूनियर पार्टनर्स हैं, मानिए इस बात को। और मध्य प्रदेश में कैसा कमलनाथ ने कहा था अखिलेश, जबकि आपको पता कि हमें जा रहे हैं एक अलायंस में। नहीं, और मुझे लगता है कि देखिए इसी क्रम में अगर यह नहीं सोच रहे होते तो यहाँ पे 17 वाली जो बात हुई है उत्तर प्रदेश में, ये एक बहुत अहम फैसला है कि आप 17, 16, 17 पे तैयार, 16 पे भी लोग बता रहे हैं कि तैयार थे, एक सीट और अखिलेश ने दी। इसी तरह का फैसला अगर बाकी राज्यों के लिए वो करते हैं, जो कि इस समय वक्त की मजबूरी है। और मुझे लगता है जो खबरें हैं कि कांग्रेस एक ब्लूप्रिंट के साथ 200 प्लस सीटों पे कैसे कैसे लड़ेगी, वो उसने अपने लोगों के बीच और अपने अलायंस के बीच में एक फ्लोट की है। तो 60-63 आपने ले ली, समाजवादी ने, और 17 ले ली, लेकिन कैंडिडेट का चयन जो पीडीए वो बार बार कहते हैं, अगर उस हिसाब से नहीं हुआ, अब पता चला कि एक ही परिवार, एक ही तरह के लोग, ये बहुत समीकरण, ये बहुत काम करेगा। मायने है इसके कि आप पीडीए के कितने उम्मीदवार लेकर आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल और भाषा, आप दोनों का इंडिया की बात में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।